तो जैसे कि आपने अभी तक नींबू के बारे में बताया या फिर लौंग के बारे में बताया, तो एक और ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे सबके किचन में रहता है और वो बहुत ही गुणकारी होता है। वो एंटीबायोटिक भी होता है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। तो वो पदार्थ है हल्दी। तो हल्दी हमारे सेहत के लिए इतनी ज्यादा कारगर कैसे साबित होती है? ऐसे उसके क्या गुणधर्म होते हैं? देखिए, हल्दी जो है वो आपने देखा होगा कि हल्दी, एक कच्ची हल्दी भी आती है और एक वो होती है जो खड़े हर्ब्स की तरह या मसालों की तरह हमारे घर में यूज होती है। अब दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी अंतर होता है। जो खड़े मसाले की तरह हम घर में यूज करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, लोग उसको खाने में तो डालते ही हैं हम लोग उसको, लेकिन उसको अलग अलग तरह से लोग काढ़ों में या हल्दी वाले दूध में डालते हैं। तो किस तरह से आप हल्दी को ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी अगर आप एक आयुर्वेद के हिसाब से देखें या एक साइंटिफिकली देखें कि किस तरह काम करती है, उसमें एक पदार्थ होता है जो बहुत रंग छोड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कर्क्यूमिनॉइड्स। कर्क्यूमिनॉइड्स जो होते हैं उसकी एंटीबायोटिक एफिकेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हम कहते हैं कि जैसे कभी चोट लग जाए या आपके शरीर में कोई दर्द है, तो आप हल्दी को दूध के साथ पीजिए। उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हल्दी पानी के साथ बिल्कुल शरीर को लगती नहीं है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। इस वजह से ये जरूरी है कि आप या तो हल्के से घी में या उसको एक मिल्क के अंदर उसको डिजोल्व करके लें, क्योंकि वो मिल्क में थोड़ा सा फैटी सब्सटेंस होता है और बाकी पानी होता है, और घी तो फैटी सब्सटेंस ही है। तो कोई भी ऑयली व्हीकल जो है वो हल्दी की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ा देता है, जिससे कि हल्दी अपना काम बॉडी में कर पाती है। हल्दी की प्रॉपर्टीज ना सिर्फ आपके चोट लगने पे एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक इफेक्ट की है, बल्कि उसके अंदर बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो चोट लगने पे जो शरीर में कोई सूजन या जलन हो रही होती है, उसको भी वो सबसाइड करती है। इसके अलावा, जैसा कि आपने बोला कि कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हल्दी यूज की जाती है, हल्दी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो कहीं पर भी पिगमेंटेशन है या कहीं पर डलनेस है स्किन में, तो उसको वो ठीक करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को एक्ने होता है, पिंपल होता है, उसके बाद स्किन डल लगने लगती है। तो हल्दी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो स्किन में जो मेलेनिन की मात्रा है, जो सन के एक्सपोजर से जो मेलेनिन हमारी स्किन में बढ़ जाता है, जिससे स्किन में डलनेस आ जाती है, हल्दी उसको भी ठीक करती है। तो टैनिंग हटाने में, जैसे आपने देखा होगा कि शादियों में उपटन बनाया जाता है, जिसमें हल्दी एक मेजर कंपोनेंट होती है, दाल के साथ मिक्स करके। जो हमारी उड़द दाल है और जो अलग अलग तरह की मूंग मसर वगैरह की दालें होती हैं, उनको मिक्स करके, बेसन डाल के और हल्दी को डाल के हम उपटन बनाते हैं ट्रेडिशनली। तो उसको जब शरीर पे रगड़ा जाता है, उसको स्क्रब करके हटाया जाता है, तो जो स्किन पे डेड सेल्स की लेयर होती है और जो डलनेस होती है वो हट जाती है। तो ये एक बहुत ही आप कह लीजिए साइंटिफिकली टेस्टेड या सालों से चलती आ रही एक प्रोसेस है, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग रैशनल है, जिसका स्ट्रॉन्ग रीजन है कि हल्दी का एक ऐसा इफेक्ट है कि वो स्किन में कोई तरह की जो इन्फेक्शन होगा या कोई एक्ने होगा, उसको हटाएगा, और इसी के साथ साथ जो डलनेस है उसको सबसाइड करेगा। अ, वहीं पे ही अगर आप और डिटेल में जाएं इसके, तो हल्दी को बहुत ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए। अगर आप, जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध होता है उसको हल्के गुनगुने दूध में पीना चाहिए, और हल्दी को डालने के बाद आपको कोई भी तरह की चीज को बहुत ज्यादा देर तलना या उसको फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे हल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो उसका असल बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो ना मिलके सिर्फ रंग रह जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से और सही वे में हल्दी को लें। अदरवाइज उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि अगर आप लेते भी रहेंगे तो भी नहीं होगा। जैसे बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत सारे काढ़े बनाए, जिसके अंदर हल्दी को वो पानी में उबाल रहे थे। जो घरों में मसाले वाली हल्दी होती है, तो वो वाली हल्दी जो है वो कभी भी आपकी पानी में घुलती नहीं है। इनफैक्ट जो जो कच्ची हल्दी आती है उसका भी पानी में कोई असर नहीं होता है। हल्दी का जो इम्पोर्टेंट एक्टिव है वो हमेशा ऑयली व्हीकल में ही आता है। और इसीलिए इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग उसको पानी में उबाल के पी रहे थे, कोई असर नहीं था उनको, क्योंकि पानी में उसका कोई असर ही नहीं है। और कई लोगों ने उसको इतना एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया था कि उनकी आंखों के अराउंड के एरिया और जो नेल्स थे वो पीले होने लगे। क्योंकि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में किसी भी हर्ब का सेवन करेंगे, वो भी एक दवाई है, अधिक मात्रा में हर किसी चीज का कोई ना कोई दुष्प्रभाव होता है, और वही हुआ था कई लोगों के साथ। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई भी तरह का हर्ब भी लेंगे, तो आपके लिवर पे इम्पैक्ट आता है, आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप सही मात्रा में हर चीज को लें, बिकॉज ये भी दवाइयां हैं, ये मसाले हैं, लेकिन इनको भी सही मात्रा में लेना जरूरी है। जी।
मैम, हल्दी का जो इस्तेमाल आपने बताया कि हमें वो नियमित मात्रा में लेना चाहिए, एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो क्या हल्दी का इस्तेमाल सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं या कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको हल्दी से एलर्जी होती है। वो कई लोगों को पता नहीं होता है। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में अनफॉर्चुनेटली सब लोगों को ये लगता है कि हम ये सब बचपन से कर रहे हैं, बट कई बार एलर्जीज जो होती हैं वो एक्वायर्ड होती हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसे हम आईजीई कहते हैं। कई बार लोगों की स्किन पे अजीब तरह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, या काला काली शाइयां पड़ जाती हैं, या दाने होने लगते हैं अचानक किसी चीज के कांटेक्ट में आके। ये कॉमनली एलर्जी होती है। जिन लोगों को बहुत हाई एसिडिटी होती है उनको भी हल्दी बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, या किसी ठंडी चीज के साथ हल्दी को लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी उनको सूट नहीं करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रकृति की वजह से या अपने डाइजेस्टिव हेल्थ की वजह से हल्दी का सेवन नहीं कर सकते हैं, और ये चीज उनको एक्सपोजर से या जब वो हल्दी को लेते हैं तभी समझ आती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी चीज का सेवन करें तो आप देखें कि आपकी बॉडी में उसका क्या असर है। अगर आपको वो सूट नहीं करती है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसका दुष्प्रभाव होगा। जी। तो देखा दर्शकों, हल्दी का इस्तेमाल आप करते तो है, पर वो भी हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से उनकी उनकी सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। मैम, जैसे कि अभी हमने हल्दी के बारे में बात की, वैसे ही एक और पदार्थ होता है जो हम सुबह सुबह चाय में डाल के भी पीते हैं, और वो है अदरक। वो बहुत सारे काढ़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अदरक हमारी सेहत के लिए किस तरह कारगर है और कौन से घरेलू नुस्खों में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, अदरक और हल्दी के अंदर जो फाइटो एक्टिव्स हैं जिनसे मेडिसिन भी बन सकती हैं, और आजकल फार्मास्यूटिकल्स की लाइन में भी इनके ऊपर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स पे बहुत काम हो रहा है। तो हल्दी के अंदर भी वो इंग्रेडिएंट्स हैं कई सारे, ऑल्दो उनका नाम अलग है, और जिंजर के अंदर भी वो इंग्रेडिएंट्स हैं। जिंजर में उनको हम जिंजीब्रीन्स या जिंजरॉल्स कहते हैं, और हल्दी में उनको हम करक्यूमिनॉइड्स कहते हैं। हल्दी के ऊपर बहुत सारा काम है जो कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर भी है। और सिमिलरली जिंजर को अगर आप देखें तो जो जिंजरॉल्स हैं या जिंजीबरीन्स हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि एक तो वो गर्म होते हैं थोड़े से। तो जब भी आपने देखा होगा कि सर्दी होती है तो हमारा जिंजर का थोड़ा सा इंटेक भी बढ़ता है। क्या होता है कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इसकी वजह से जिंजर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट वेट लॉस में भी है। अगर आप गर्म पानी के साथ थोड़ा सा मतलब आप ये कह लीजिए हल्का सा नींबू डाल के जिंजर को कंज्यूम करेंगे तो आपको वेट लॉस करने में भी काफी हेल्प करता है। दूसरा ये काम कि जो कोल्ड होता है, जब जिस कंडीशन में आपको बहुत कफ या कोल्ड हो गया है, तो जिंजर की जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपको कोल्ड को ठीक करने में मदद करती हैं। तो अगर आप जिंजर को हल्के से शहद और तुलसी के साथ लेंगे तो वो आपको कोल्ड को ठीक करने में काम करेगी, और अगर आप चाहें तो आप उसको चाय में भी डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा जिंजर को अगर आप घस के उसका रस निकाल के रेगुलर सेवन करें तो वो जिन लोगों को जॉइंट पेन्स रहती हैं या बॉडी में बहुत दर्द रहती है उनको बहुत मदद करता है, क्योंकि जिंजर की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारे तरीकों से अगर आप अलग अलग वे में जिंजर को यूज करेंगे तो अलग अलग तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर, इसके अलावा वेट लॉस के लिए, या फिर कोल्ड के और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, और या फिर आप उसको जॉइंट पेन के लिए ले सकते जी। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि जिंजर का जो रस होता है, जो लिक्विड हम स्क्वीज करके जूस निकालते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो क्या ये जूस हम बच्चों को भी दे सकते हैं? हैं। बच्चों को आपको उसको बहुत कम मात्रा में ही आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि बच्चा कितना बड़ा है। कभी कभार बच्चों के लिए उसको लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसका जी। टेंडेंसी ऐसा है, उसका टेस्ट ऐसा होता है। तो आप उसको बच्चों को देने के लिए थोड़े से शहद में मिला के उनको छोटा सा चम्मच दे सकते हैं, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो। जी। अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसको टीस्पून के करीब का जिंजर का जूस और शहद मिला के दे सकते जी। मैम, ये तो हो गई अदरक की बात। एक और इंग्रेडिएंट है जो हमारे च्यवनप्राश में भी यूज होता है, जिसका जूस भी कई लोग पीते हैं, वो है आंवला। तो आंवला हमारे शरीर के लिए किस तरह से कारगर है और हमें किस प्रकार से वो लेना चाहिए? देखिए, हम कई बार अपने करिकुलम में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। हर विटामिन और मिनरल का अपना एक रोल है, और अगर किसी की भी डेफिशिएंसी हो तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आई थिंक जो आंवला है उसमें विटामिन सी इतना ज्यादा है, एंड एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट इट, कि कोविड के वक्त से ही लोग बहुत, और इससे पहले से भी लोग सर्दियों में भी स्पेशली बहुत ज्यादा आंवला का सेवन करते थे, क्योंकि उसका उत्पादन सर्दियों के वक्त होता है तो क्वालिटी आंवला की उस वक्त काफी अच्छी आती है।
लेकिन आंवला के अंदर जो विटामिन सी है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव मॉलिक्यूल है कि द मोमेंट आप उसको कट करते हैं या उसको ठीक से नहीं रखते हैं, हवा में छोड़ देते हैं बहुत देर के लिए, तो उसका जो विटामिन सी है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट खुद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप उसको बहुत देर तक धूप में रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको ठीक से प्रोसेस करें और कंज्यूम करें। विटामिन सी का जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी में, नॉट जस्ट टू मेंटेन द ओवरऑल बॉडी हेल्थ, बट इट ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी। ये हम कोविड के वक्त से सुन रहे हैं कि जिंजर और विटामिन सी का लोगों ने इतना ज्यादा कंजम्पशन किया था उस वक्त। बट आंवला की जो बाकी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि जो गैलिक एसिड है या जो बाकी इंग्रेडिएंट्स आंवला में फाइटोएक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी ओवरऑल बॉडी की रिजुविनेशन करते हैं, सेलुलर रिजनरेशन करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एंटी एजिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हर कोई ये कोशिश करता है कि जो बॉडी में डैमेज हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो, या फिर उनकी एज जो है, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा डैमेज होता है उनकी बॉडी में कि वो अपनी उम्र से भी ज्यादा दिखने लगते हैं। तो उस वजह से अगर आप आंवला जैसी चीजें कंज्यूम करेंगे, तो वो जो डैमेज आप रोज आपकी बॉडी में होता है क्योंकि आप काम पे निकलते हैं, या जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो स्ट्रेस है लाइफ में, वो जो स्ट्रेस है उसको आंवला कम करने में हम हेल्प करता है। विटामिन सी आंवला के अंदर और जो बाकी फाइटो एक्टिव्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं कि आप ये सारे डैमेज को प्रिवेंट करें, और आपकी बॉडी में जो रात को जब आप सोते हैं तो सेलुलर रिजनरेशन प्रोसेस एक्टिवेट हो, स्किन में कोलेजन सिंथेसिस बढ़ता है जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो आंवला के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आप आयुर्वेद में उसका रेफरेंस पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि जो इंसान आंवला रोज खाता है वो कई सालों तक उसकी आयु अपने आप ही बढ़ जाती है। ऑल्दो बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी ईट टुडे, वो अब सेम नहीं है, उतना प्योर नहीं है जितना हजारों साल पहले था। जी। इस वजह से हम हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो आंवला उन टॉक्सिन्स को भी बॉडी से निकालने में मदद करता है। तो ओवरऑल नॉट जस्ट विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट जो आंवला में है, उसके अंदर और भी इतनी सारी चीजें हैं जो कंबाइन होके बहुत तरह से आपकी बॉडी को फायदा देती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आप एक विटामिन सी की टैबलेट खा लें और आपको लगे कि अब मैंने आंवला का सोर्स पूरा कर लिया। जी। ऐसा नहीं होता है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सालों से आंवला हमारी सेहत के लिए अच्छा है, ये लोगों को पता है, और अलग अलग तरीकों से आंवला का सेवन किया जाता है। जैसे कि आंवला की कैंडी बनाई जाती है, मुरब्बा बनाया जाता है, वैसे अदरक का भी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है और वो उसका भी सेवन किया जाता है। तो क्या उस प्रकार से आंवला का या अदरक का सेवन करने से हमारे सेहत को फायदा होता है? देखिए, आंवला का जो सेवन है वो बेस्ट होता है फ्रेश फॉर्म में ही, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज उसमें इंटैक्ट रहती हैं। मुरब्बा के अंदर क्या होता है कि इतना ज्यादा चीनी डाल दिया जाता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उस डिग्रेड होने लगती है टाइम के साथ। तो मुरब्बा कितना पुराना है या कितना वक्त हुआ है उसे बनाए हुए, उस पर सब डिपेंड करता है, और कैंडी में भी, क्योंकि कई बार आपके शरीर को इतनी चीनी नहीं चाहिए जितनी उसमें एक्सेस डली हुई है। तो इस वजह से सबसे अच्छा रहता है कि आप फ्रेश कंज्यूम करें। हल्का सा अगर आपका गला पकड़ता है जल्दी, तो आप उसमें हल्का सा काला नमक और काली मिर्च डाल के उसको कंज्यूम करें तो और भी ज्यादा फायदा होता जी। मैम, कई बार हमने देखा है कि जो मुरब्बे वगैरह बनाए जाते हैं उनमें चीनी का इस्तेमाल होता है। तो आयुर्वेद में ऐसे कहा जाता है कि उसके चीनी का सब्स्टिट्यूट करके हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए या उसकी जगह पे हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए? है। देखिए, क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। चीनी बुरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चीनी बिल्कुल गलत है। जो देसी चीनी है या जो खांड हम कहते हैं वो भी कई घरों में इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत अच्छी है। चीनी के दुष्प्रभाव आज की डेट में इसलिए हम ज्यादा बात करने लगे हैं क्योंकि लोगों की फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रही है, और वो चीनी अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं वो भी अल्टीमेटली चीनी में ही कन्वर्ट होते हैं बॉडी में, क्योंकि चीनी इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, जो कि एक्सेस अगर बॉडी में हो जाती है तो वो बॉडी में घूमने लगती है ब्लड में, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स में जाके प्रॉब्लम करती है या डायबिटीज का जनरेशन करती है बॉडी में। तो इस वजह से जरूरी है कि आप सही मात्रा में लें चीनी को। चीनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरी है, लेकिन हाँ, अगर प्रोसेस्ड है, उसमें बहुत केमिकल्स हैं, क्योंकि चीनी के कलर को हटाने के लिए बहुत केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि जिनका हार्मफुल इफेक्ट है ज्यादा क्वांटिटी में। और जहां तक गुड़ की बात है तो गुड़ के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। गुड़ इज बेसिकली द प्रीकर्सर ऑफ चीनी। चीनी कैसे बनती है, शुगर केन के जूस से, गुड़ भी वैसे ही बनता है। तो जी। गुड़ की प्रोसेसिंग कम होती है, क्योंकि गुड़ को आप ब्राउन कलर में देखते हैं, आप देखते होंगे मार्केट में अलग अलग रंग का गुड़ आता है। कुछ जी। ज्यादा काला होता है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा व्हाइटिश टोन में होता है।
क्योंकि उन पे भी केमिकल ट्रीटमेंट करके उनको चेंज किया जाता है कि उनका कलर अलग अलग आए। प्लस गुड़ के अंदर चीनी के अलावा जो स्वीटनेस वाला इंडेक्स है चीनी का, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन और बाकी मल्टी मिनरल्स, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो गुड़ चीनी से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर आप उसका ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी चीज हमें एक पर्टिकुलर मात्रा में ही लेनी चाहिए, उसका ज्यादा सेवन करेंगे तो नुकसान होना ही होना है। बिल्कुल। मैम, और एक ऐसा पौधा होता है जो घर घर के आंगन में लगाया जाता है और वो है तुलसी। ऐसे कहते हैं कि तुलसी के आंगन में होने से घर परिवार बहुत ही स्वस्थ रहता है। तो तुलसी के ऐसे क्या गुणधर्म है जो हमारी सेहत के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, और हमें किस प्रकार से उसका सेवन करना चाहिए, किस मात्रा में और किस तरह से उसे लेना चाहिए? तुलसी अपने आप में ही एक बहुत सेक्रेड प्लांट है। तो प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जहाँ पे भी वो होते हैं वो हवा को काफी प्योरीफाई करते हैं। तो वो तो देखिए हर प्लांट के साथ है, लेकिन इसके अलावा तुलसी की एक मेडिसिनल वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी के अंदर जो फाइटोएक्टिव्स हैं, जो टर्पीन्स हैं, जो मेजर उसके कंपोनेंट्स हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि वो बहुत अच्छे एंटी माइक्रोबियल होते हैं। तो अगर आप देखते होंगे कि जो हमारे ट्रेडिशनली हमारे सिस्टम में कहा जाता है कि अमावस्या के टाइम पे या कुछ ऐसे ग्रह के वक्त होते हैं जब आप तुलसी को हर जगह रख देते हैं क्योंकि वो खराब हो सकता है वो सामान। तो उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि उस वक्त में जब लाइट कम चली जाती है हर जगह पे, तो माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं। आप सोचिए अगर कई दिनों तक धूप ना निकले तो आपके कपड़ों से भी स्मेल आने लगेगी अगर आप धो के बाहर डालेंगे तो इसलिए हर चीज का नेचर में एक रीजन है। तो तुलसी का इतना स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है कि वो कोल्ड में यूज होती है। इसके अलावा अगर किसी को सांस की दिक्कत है तो तुलसी की पत्तियों को आप तोड़ के पानी में उबाल के उस पानी का भाप भी ले सकते हैं। उसके अंदर इतनी कारगर प्रॉपर्टीज है कि कोविड के वक्त में अगर आप मतलब अगर आपने यूज नहीं किया है तो अगर आप क्लोव और तुलसी को मिला के उस पानी का की भाप लें तो वो नेजल ट्रैक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो वायरसेस को भी किल करती है। तो तुलसी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एंटीवायरल एंटी माइक्रोबियल बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए वो अलग अलग तरह से हमारे खानों के अंदर भी, जैसे कि आपने देखा होगा चाय में तुलसी डाली जाती है। जब हम पंजीरी बनाते हैं जो कि सर्दियों में मोस्टली खाते हैं या प्रसाद की तरह लिया जाता है, उसमें भी तुलसी डाली जाती है। चरणामृत में हम तुलसी डालते हैं क्योंकि वो एक सेक्रेड और एक हमें चाहिए कि एकदम प्योर फॉर्म ऑफ चीज है। तो देखा जाए तो उसकी क्लैरिफाइंग प्रॉपर्टीज है। कई लोग पानी के अंदर उसको डालते हैं एज अ डिटॉक्स, क्योंकि तुलसी के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है एंटी माइक्रोबियल कि अगर आप उसको पियेंगे तो आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन भी होगा तो वो आपकी बॉडी से निकलता है धीरे धीरे। तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से तुलसी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैम, कई लोगों को ये भी आदत होती है कि खाना खाने के बाद जैसे हम लोग मुखवास लेते हैं, वैसे वो घर घर में जो लगाई हुई तुलसी होती है उसके कुछ पत्ते तोड़ के चबाकर खा जाते हैं। तो क्या उस तरह से तुलसी को लेना सही होता है? जी हाँ, तुलसी को चबा भी सकते हैं क्योंकि तुलसी का जो आपने कभी देखा होगा कि सौंफ को भी कई बार लोग चबाते हैं। उसका बहुत मतलब तुलसी को चबाने का रीजन ये होता है कि वो एंटी माइक्रोबियल है। तो अगर कहीं पे भी आपको, जैसे कई लोगों को लगता है कि उनको कुछ इन्फेक्शन है बॉडी में, तो तुलसी उसमें डेफिनेटली हेल्प करती है। जैसा सौंफ का बारे में मैंने बोला, तो सौंफ एक डाइजेस्टिव है, ऑल्दो दोनों का रोल काफी सिमिलर है। सौंफ में भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसेंशियल ऑयल इंग्रेडिएंट्स में होते हैं वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और आपकी ओरल हेल्थ के लिए, मतलब जो मुंह के अंदर की जो हेल्थ है उसके लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप हमसे जुड़ी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए विषयों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।